हम लोग चैप्टर कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि केवल हम लोग एनर्जी की बात करेंगे, हम कहीं पर भी स्पीड की बात नहीं करेंगे कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट होता है या कोई कितना स्लो होता है। सबसे पहला इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन आता है उसमें पहला वर्ड आता है आपका निकाय। अब निकाय क्या होता है? अगर आप मान लीजिएगा फिजिक्स में बात करने लगे और बोलने लगे एक पर्टिकुलर बॉक्स पर दूसरा बॉक्स इंक्लाइन रखा हुआ और यहाँ पर कोई टेंशन लगी हुई है, बताओ फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? तो जब आप बात फ्री बॉडी डायग्राम की करते हैं तो आप बॉक्स ए और बॉक्स बी में जब ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो केवल और केवल ए की ही बात करते हैं, तब आप बी की बात नहीं करेंगे। सिमिलरली हम जिस चीज को स्टडी करेंगे हम लोग उसको बोलेंगे निकाय, और ब्रह्मांड का वो पूरा पार्ट जिसे हम स्टडी नहीं करेंगे उसे हम बोल देंगे परिवेश। तो ब्रह्मांड के दो ही पार्ट हो सकते हैं, एक जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं और दूसरा जिसके बारे में आप स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपका बना हुआ है कि जिसे स्टडी करेंगे उसका नाम हो जाएगा निकाय। ये उम्मीद करते हुए कि ये थोड़ा क्लियर होगा। अब निकाय को अगर ध्यान से देखें तो एक ग्लास पानी लिया मैंने और ग्लास में जैसे ही आपने पानी लिया तो बोला गया चलो इसको स्टडी करने की ट्राई करते हैं। जब आप इसको स्टडी करेंगे तभी बोलेंगे कि जो वाटर पानी है वो आपका हो गया निकाय, और मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मेरा पड़ोस वाला स्कूल या मार्केट, ये सब चीजें ब्रह्मांड का वो पार्ट हो गए जिसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जब लेना देना ही नहीं है तब आप उसे बोलेंगे परिवेश। मैं जिसे स्टडी करूंगा उसे ही केवल आप बोलेंगे निकाय। अब निकाय और परिवेश के बीच में एक होती है बाउंड्री लेयर। ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या मैं बोलूँ ग्लास का जो कांच होगा या स्टील का ग्लास होगा तो क्या बोलते हैं ये बाउंड्री लेयर मुझे विजिबल है, और अगर विजिबल होगी तो बोलूंगा ये जो सीमा है आपकी या परिसीमा है निकाय और परिवेश को अलग अलग करने के लिए इस पर्टिकुलर केस में मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं दोबारा से बात करने लगूं स्टडी करने के लिए, जो अर्थ के ऊपर एनवायरनमेंट है अगर मैं इसको स्टडी करना लगता हूं तो जिसको आप स्टडी करेंगे इसका नाम हो जाएगा निकाय। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर इसको स्टडी करते हैं तो क्या बोल सकता हूं अर्थ की साइड में जो आपको ये लेयर दिखाई दे रही है अर्थ के चारों तरफ, ये भी एक क्या मानी जाएगी बाउंड्री लेयर, और 10 किलोमीटर के आगे जो भी आपका बना हुआ है इसे भी बोला जाएगा बाउंड्री लेयर, मतलब परिसीमा। अर्थ को देखा जाएगा तो बोलेंगे कि वास्तविक परिसीमा है, और 10 किलोमीटर के ऊपर जो इमेजिनरी आपने कुछ सर्कल बनाया हुआ है आप उसे बोलेंगे कि वो एक काल्पनिक परिसीमा है। तो निकाय और परिसीमा को जो पार्ट अलग अलग करता है उसको आप परिसीमा या सीमा बोल सकते हैं। अब निकाय कितने प्रकार के होते हैं अगला पॉइंट ये है, और ये सब चीजें हमारी चल रही हैं इंट्रोडक्शन में। ध्यान रखना इंट्रोडक्शन है, कभी आप इसे मेन चैप्टर समझने लग जाएं। अब आते हैं ये खुला निकाय क्या होता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि खुला निकाय मतलब जो खुला हो, बंद निकाय मतलब बंद हो, वाईफाई का मतलब विदाउट वायर और ब्लूटूथ का मतलब ब्लूटूथ होता है। ऐसा तो नहीं होता। जो वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स में उसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, और आपको बोला गया कि एक खुला निकाय वो होता है जिसमें मास और एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए। अगर दोनों चीजों का एक्सचेंज हो जाएगा, जो आपका निकाय से परिवेश में चला जाए और परिवेश से निकाय में आ जाए, तब आप ऐसे को बोलेंगे खुला निकाय है। ध्यान रखना मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, ऊष्मा की बात नहीं कर रहा हूं। ऊर्जा अलग चीज होती है और ऊष्मा अलग चीज होती है। वो अलग बात है कि ऊष्मा भी आपको लगभग 2 आवर पढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए यहाँ पर ऊर्जा लिखा हुआ है, ऊष्मा नहीं लिखा हुआ। तो ये मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपसे कहा गया कि बंद निकाय क्या होगा, और बंद निकाय का मतलब होगा जिसमें मास एक्सचेंज ना कर पाए। मास बिल्कुल भी एक्सचेंज ना करे लेकिन एनर्जी आराम से आपका जो निकाय होगा वो परिवेश में चला जाए या परिवेश से निकाय में आ जाए। और जो आपका आदर्श कंडीशन होती है विलगित निकाय, मतलब किसी का भी एक्सचेंज नहीं हो पाए, तब आप इसे बोलेंगे कि वो आइसोलेटेड या विलगित निकाय हो चुका है। ये अलग बात है कि यहाँ पर जो बाउंड्री लेयर बनाई गई है वो थोड़ा डार्क बनाई गई, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ही कवर किया गया था, ये बताने के लिए कि हीट
या एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है। अब इतना इंट्रोडक्शन हुआ है तो IIT JEE के क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे और नीट के भी क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन कंटेनर या खुले में रखा हुआ सामान क्या खुला निकाय है, तो बोलेंगे पहले तो पता करना है कि निकाय क्या है। अगर एक गिलास में मैं एक आधा ग्लास पानी भरता हूं, हाफ ग्लास अगर मैंने पानी यहां पर फिल कर दिया, तो बताएगा यहां पर ये निकाय कैसा है। और ऊपर से ध्यान रखना है कि मैंने ऊपर से प्लेट से ढका हुआ है इसको। ऊपर से प्लेट से अगर आपने ढक दिया तो बंद बर्तन में रखा हुआ वाटर क्या बंद निकाय होगा? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आप बात करने लगे इस येलो कलर की तो मैं इसे बोलूंगा बाउंड्री लेयर। अब अगर आप इसमें आग लगाते हैं या हीट करते हैं तो हीट करने से पानी लगातार गर्म होगा, और पानी अगर गर्म होगा तो बोलेंगे परिवेश से निकाय के अंदर ऊष्मा जा रही है, और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या पानी गर्म होने के बाद पानी बाहर भी निकलेगा? और अगर बाहर निकलेगा तो भले ही वो कंटेनर के अंदर रहे, वो मंगल ग्रह पर चला जाए या चांद पर चला जाए, मेरे लिए तो वो निकाय से जा चुका है। और निकाय से अगर जा चुका है तो बोलूंगा इस पर्टिकुलर जो सर्कल बना हुआ है जिसे आपने बोला था परिसीमा, इसमें एनर्जी भी चेंज हो पा रही है और द्रव्यमान भी चेंज हो पा रहा है, इसीलिए इसे बोला जाएगा ओपन निकाय। ओपन निकाय मतलब कि खुला निकाय। बंद बर्तन में रखा हुआ खुला निकाय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बात नहीं। अगर डिफिकल्टी आई है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बट आप लोगों को इग्नोर नहीं करना, कभी आप भी पता चला इग्नोर करने लग जाए। अगला क्वेश्चन, अगर मुझे कोई बोलता है कि आपको ये निकाय मानना है जो रेड कलर में है, तो क्या इसके अंदर अगर देखा जाए तो क्या वाष्प आई होगी? क्योंकि जब आपने पानी गर्म किया होगा तो पानी गर्म होने के बाद वेपराइज हुआ होगा और कंटेनर के अंदर आ चुका होगा। और अगर इस पर्टिकुलर के अंदर द्रव्यमान या कहें मास का एक्सचेंज हो जाता है तो कौन सा निकाय होगा? खुला निकाय। इसके अंदर बंद बर्तन में अगर आधा ग्लास पानी है तो पानी भी होगा आपका खुला निकाय, और उसमें जो उत्पन्न वाष्प है वो भी होगा खुला निकाय। बंद बर्तन में दोनों खुला निकाय, तो दिमाग में तो आएगा कि कोई तो ऐसा ऑप्शन होगा कि बंद बर्तन में बंद निकाय बन जाए। अगर आप ब्लू कलर का पेन लेते हैं और बोलते हैं कि मैं इस पूरे को निकाय मान के चलता हूं, पूरे को निकाय मान के चलता हूं, तो क्या बोलता हूं मोमबत्ती से गर्म करने पर एनर्जी तो अंदर जाएगी। अगर एनर्जी अंदर जाएगी लेकिन बर्तन बंद है, इसलिए मास बाहर नहीं जा सकता, और अगर मास बाहर नहीं जा सकता तब आप बोलेंगे कि ये कौन सा निकाय हो गया? बंद निकाय। ध्यान से देखिएगा, ब्लैक कलर वाला खुला निकाय, रेड कलर सर्किल वाला भी खुला निकाय, लेकिन ब्लू कलर से जो सर्किल बना हुआ अगर आप उसे निकाय मानते हैं तो वो बंद निकाय हो गया। एडजस्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्टील का बॉक्स है और मैंने छत पर डाल दिया धूप में। खुले में पड़ा हुआ स्टील का बॉक्स क्या होगा? खुला निकाय या बंद निकाय? तो हम बोलेंगे कि अगर आप पर्टिकुलर यहां पर सन ऑब्जर्व करते हैं तो क्या सन से लाइट आएगी, और सन से अगर लाइट आएगी तो मैं क्या बोलता हूं इस का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं सन से ऊर्जा ली है, लेकिन मास नहीं चेंज हो सकता। जब मास चेंज नहीं हो सके लेकिन ऊर्जा का एक्सचेंज हो सके तब उसे आप क्या बोलेंगे? बंद निकाय। बहुत से एक दो स्टूडेंट ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मेल्ट हो जाए और वेपोराइज हो जाए, तो बोलेंगे भाई सन नॉर्मली मेल्ट नहीं करता, उसके लिए आपको ब्लास्ट फर्नेस का यूज करना होता है। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं जब ये ऑफलाइन बैच में पढ़ाया जाता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोरोजन कर ले। कोरोजन हम इस केस में इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप कोरोजन होंगे तो डस्ट पार्टिकल या रस्टिंग होगी, और रस्टिंग से थोड़ा बहुत मास चेंज हो सकता है, हम वो फैक्टर यहाँ पर नहीं ले रहे। नीट में एक एग्जाम्पल आया था कि ह्यूमन बॉडी क्या होती है, खुला निकाय या बंद निकाय। तो हमने कहा कि अगर आप इस पर्टिकुलर बात करें ह्यूमन बॉडी की तो क्या हम लोग खाना खाते हैं? बोलेंगे खाना खाते हैं तो हम द्रव्यमान को ले रहे हैं, और जब द्रव्यमान को हम इनटेक करेंगे
तो मास का तो एक्सचेंज होगा, तो ह्यूमन बॉडी कैसी मानी जाएगी? तो बोलेंगे वो तो एक खुला निकाय माना जाता है। चेक कर दीजिएगा, हमें याद करना है। अब कुछ गुण की बात करते हैं, और गुण में हम लोगों ने देखा कि अगर ऐसे ही मजे लेने के लिए कि अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं और दूसरा लीटर भी पानी लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं, तो बताएगा 1-1 मिलाने का बाद क्या बन जाएगा? बोलेंगे 2 लीटर। नॉर्मल क्वेश्चन है, 1 लीटर में 1 लीटर मिलाएंगे तो 2 लीटर बनेगा, 1 केजी में 1 केजी मिलाएंगे तो कितना बनेगा? बोलेंगे 2 केजी। अगर दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सी है तो 25 सी मिलाने के बाद बोलेंगे कि आंसर 50 डिग्री सी नहीं आएगा। मींस आप वॉल्यूम को ऐड करते हैं, आप मास को ऐड करते हैं, लेकिन कभी भी किसको ऐड नहीं करते? टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को कॉमन लिया जाता है। तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं विस्तीर्ण गुण, और जो प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करती उनको बोलते हैं गहन गुण। गहन गुण को हम लोग नॉर्मली इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच, चूंकि हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंपटीशन में बोला गया कहीं पर भी अगर आपको दिख जाता है प्रति प्रति पर, तो आप बोलेंगे कि ये तो एक इंटेंसिव मतलब गहन गुण है। गहन का मतलब वो चेंज नहीं हो सकता अगर आपने केमिकल का अमाउंट चेंज कर दिया तो। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा जी अगर अच्छी बात है तो वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता वो गहन गुण कहलाता है, जैसे कि तापमान और दाब। और अगर विषीर्ण गुण की बात करने लगे तो मास, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा, ये सब विषीर्ण गुण कहलाएगा। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच की अगर बात करने लगे तो घनत्व क्या होता है? घनत्व का आपने कभी फॉर्मूला रीड किया होगा। घनत्व की अगर बात करें तो घनत्व का आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब मास पर वॉल्यूम। जैसे आपने प्रति कर दिया या कहें हर में कुछ चीज आ गई, तब आप इसे बोलेंगे कि भाई वो भले ही मास एक विस्तीर्ण गुण है, वॉल्यूम भी एक विस्तीर्ण गुण है, लेकिन अगर मास अपॉन वॉल्यूम लिखा जाएगा तो वो गहन गुण बन जाएगा, मतलब घनत्व। मैं अगर 1 चम्मच पानी लेता हूं तो उसका भी घनत्व सेम रहेगा, और 1 बकेट पानी लूंगा तो भी उसका घनत्व सेम रहेगा। तो घनत्व एक तरीके का गहन गुण है। वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने 1 चम्मच पानी लिया है या 50 चम्मच पानी लिया है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि पानी का क्वथनांक कितना है, तो आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि कितना, 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी या 1 बकेट पानी। पानी का तो क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सी ही माना जाएगा 1 एटीएम पर। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया कि जो चीजें वेरी कर सकती हैं आप उनको बोलेंगे विस्तीर्ण गुण, और जो वैल्यू वेरी नहीं करेंगी उनको बोलेंगे गहन गुण। और जहां पर भी प्रति दिख जाए तुरंत बोलेगा अरे वो तो एक गहन गुण बन जाएगा। हमें कहा गया कि और इजी कीजिएगा, चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है इंट्रोडक्शन में। ये मैं मजे थोड़ा सा दिलवा चुका हूं आपको। 25 करने के बाद 75 नहीं होता, 25 ही होता है। अब एनसीईआरटी को थोड़ा ज्यादा रेस्पेक्ट देते हुए एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया और कहा कि अगर आप गैस की बात करने लगे तो जिस रूम में आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं उस पर्टिकुलर को बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, बीच में से 2 पार्ट में अगर मैं इसको पार्टीशन कर देता हूं, तो क्या बोल सकता हूं दोनों तरफ मोल हाफ और हाफ हो जाएंगे? क्या वॉल्यूम भी हाफ हाफ हो जाएगा? क्या गैस का मास भी हाफ हाफ हो जाएगा? तो जो चीजें हाफ हो जाएंगी उनको बोलेंगे विस्तीर्ण गुण। नाम क्या होगा? विस्तीर्ण गुण। कौन सी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो एज इट इज रहेंगी? कमरे के बीच में अगर आप एक वॉल बना देते हैं तो टेम्परेचर ऐसा नहीं कि हाफ हाफ हो जाएगा, टेम्परेचर वही रहेगा 25 डिग्री सी, और प्रेशर भी रहेगा 1 एटीएम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप छोटे कमरे से बड़े कमरे में गए तो प्रेशर बढ़ गया, और आप ग्राउंड पर गए तो प्रेशर और बढ़ गया, आप मर गए। ऐसा नहीं हो सकता। प्रेशर तो 1 एटीएम ही रहेगा, चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा कमरा हो। वो उसी हिसाब से वॉल्यूम और गैस को एडजस्ट करता है कि जिससे प्रेशर सेम बना रहे। गहन गुण और विस्तीर्ण गुण आते हैं, और ट्राई करना कि इस सभी के क्वेश्चन को आप लगभग 5 सेकंड में करने की ट्राई करें। हम आगे चलते हैं, और आगे बोला गया कि अब मुझे याद हो गया, मैं जिस कमरे में बैठा हूं बीच में वॉल बनाइएगा, टेम्परेचर हाफ हाफ होगा या नहीं होगा?
बोलेंगे टेम्परेचर नहीं होगा तो गहन गुण। टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉयज टेम्परेचर, क्रिटिकल, जो भी आपका, अब जितने भी टेम्परेचर हैं वो सब के सब गहन गुण बोले जाएंगे। प्रेशर भी। अगर आप बात करें मोलरता, मोलरता, तो मोलरता क्या होती है? मोल अपॉन आयतन। जैसे ही आपने कहा अपॉन मतलब प्रति आयतन, प्रति का मतलब हो गया गहन गुण। मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? डिवाइड जैसे ही लिखा है तो आप बोलेंगे प्रति द्रव्यमान, प्रति का मतलब हो गया गहन गुण। ये भी नॉर्मलिटी भी प्रति आता है। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, अरे प्रति 100, प्रति 100, प्रति 100। पीपीबी, पीपीबी एम के फॉर्मूले याद कीजिएगा, भाग आता है उसमें, मोल फ्रैक्शन आता है, 1 में से कितना केमिकल गया। पीएच का फॉर्मूला अगर आपने कभी पढ़ा हो तो पीएच का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं होता कई बार। पीएच का फॉर्मूला आपने कितना रीड किया होगा? फॉर्मूला आया होगा माइनस लॉग H पॉजिटिव। अगर ये H पॉजिटिव लिखा हुआ है प्रति आयतन तो इसका मतलब ये गहन गुण है, और गहन गुण का लॉग करोगे तो वो भी गहन गुण आएगा। आप ये भी बोल सकते हैं पानी का पीएच कितना होता है? 7। अब फिर से आपने नहीं बोला कि वो 2 चम्मच पानी होगा या 3 चम्मच पानी होगा। ठीक है, जब कभी भी आपने क्वेश्चन में प्रति लिखा जाए, प्रति, प्रति एटम, तो आप उसे भी बोलेंगे कि वो एक गहन गुण बन चुका है। जब आप कुल की बात करेंगे तो अगर मैं बोलने लगूं कुल एनर्जी कितनी है पानी के अंदर, तो बोलेंगे पानी कम होगा तो कुल एनर्जी कम होगी, पानी ज्यादा होगा तो कुल एनर्जी ज्यादा होगी। कुल का मतलब है विस्तीर्ण गुण, और प्रति अणु, प्रति परमाणु, प्रति लंबाई, प्रति आयतन, प्रति मोल, ये सब की सब बन जाएंगी गहन गुण। तो देखिएगा प्रति मोल, सरफेस टेंशन अगर आप बात कर लेंगे प्रस्तुत तनाव की, तो परिभाषा में आपने देखा होगा कि वहां पर लिखा जाता है प्रति लंबाई। चेक कीजिएगा अगर आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, तो विस्कोसिटी भी आपका कुछ ऐसा ही बन गया। तो गहन गुण अब में मुझे लगता है 5 सेकंड में आपको आना चाहिए। ये हम ऊष्मागतिकी का पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, ध्यान रखना चैप्टर स्टार्टिंग अभी आपका। अब आते हैं फलन कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करने लगे फंक्शन का मतलब है फलन, फलन की अगर बात करने लगे और बोलने लगे कि यहाँ से जब हम बैठे हुए हैं दिल्ली में, और दिल्ली से अगर मुझे जयपुर जाना लगे तो एक रास्ता है, पहले जयपुर, दिल्ली से आप जाइएगा जापान, और जापान के बाद चले जाइएगा जयपुर, एक मेथड ये भी है। और एक मेथड ये है कि दिल्ली से सीधा जयपुर चले जाइएगा। अगर आपको फिजिक्स आती है तो चली गई दूरी दोनों केसेस में सेम रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो आपका आंसर रहेगा अरे चली हुई दूरी तो अलग अलग रहेगी, लेकिन विस्थापन सेम रहेगा, क्योंकि विस्थापन रास्ते को नहीं बताता, विस्थापन बताता है कि कहाँ से चले थे और फाइनली कहाँ पहुंचे हो। सिमिलरली अगर आप एक ऊर्जा की बात करेंगे जिसे आप स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, एक बॉक्स अगर h हाइट पर ऊपर चला गया, अगर ये बॉक्स ऐसे जाए या सीधा चला जाए, कितनी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो बोलूंगा अरे ये तो mgh होगा। तो mgh भी आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करा, केवल आपने बोला कि फुटबॉल मेरी कितनी ऊपर चली गई है, जितनी ऊपर जाएगी ये बोलूंगा कि वो तो mgh में वृद्धि कर रही है। तो हम अवस्था फलन याद नहीं करते, आपको भी याद नहीं करना, बस इतना याद रखना है जो रैंक वाले बच्चे हैं कि h तो एक होता है अवस्था फलन, लेकिन डेल्टा h कोई अवस्था फलन नहीं होता, डेल्टा h तो केवल अवस्थाओं के फलन का अंतर है। ये रैंक वालों बच्चों के लिए है, आप टूटी फूटी नॉलेज से तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, वो आपका काम है। इसके बाद और चलते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले बात करने लगे इंटीग्रेशन की, तो ये आपने पढ़ा होगा बी से अगर ए से बी अगर जाते हैं तो सीधा फाइनल और इनिशियल, अंतिम और प्रारंभिक का अंतर कर दीजिएगा, वो अवस्था फलन का गुण होता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को बोलते हैं साइक्लिक, मतलब चक्रीय, जहां से चले थे वहीं पर आ गए। मैं mgh ऊपर गया था और वापस mgh में नीचे आ गए, कितना चेंज हुआ, बोलेंगे 0। तो इसका मतलब साइक्लिक इंटीग्रेशन आपका 0 होगा, क्योंकि जहां से आप चले थे वहीं पर लौट फिर के वापस आ गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो लास्ट है यूलर थ्योरम। अगर आप इसको अवकलन करते हैं, पहले x करते हैं उसके बाद y करते हैं, या y के बाद x करें, तो बोलेंगे दोनों मान समान आने चाहिए, क्योंकि वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि x के बाद y किया
या y के बाद x किया, क्योंकि वो कैसा है, बोलेंगे अवस्था फलन। वो केवल और केवल डिपेंड करता है कहां से चले थे कहां पर गए हैं। अच्छा, रैंक वाला क्वेश्चन भी आना है, ठीक है, निकालते हैं। चूंकि IIT JEE तो एडवांस वर्जन भी कुछ भी पूछ सकती है, और हम लोग केवल और केवल IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम इसमें फिल्टर नहीं कर रहे कि वो IIT JEE मेन है या वो एडवांस है, वो नीट है, आराम से समझते रहेगा। सबसे पहले आपको बोला क्या, PV इक्वल टू NRT। इसका मतलब मैं एक आदर्श गैस की बात कर रहा हूँ। जब मैंने कहा PV इक्वल टू NRT में, तो मैंने कहा कि जो P का फलन है, P किस 3 चीजों से निकाला जा सकता है, बोलेंगे N, T और V। जब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी, तो नॉर्मली हम उसको क्लोज सिस्टम लेके चलते हैं या आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब उसमें से मास चेंज नहीं हो सकता, और मास चेंज नहीं हो सकता तो नंबर ऑफ मोल भी चेंज नहीं हो सकते। ध्यान रखते हुए रिएक्शन नहीं हो रही। कभी आप बोलें कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि निकाय बंद हो और उसके अंदर रिएक्शन हो जाए, तो भी तो नंबर ऑफ मोल चेंज, हम मोल चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब एक्चुअली में जो फलन होगा वो केवल T और V पर डिपेंड करेगा। अगर आपने T चेंज किया तो भी P चेंज हो जाएगा, और V चेंज किया तो भी प्रेशर चेंज हो जाएगा। अब मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो उन्होंने कहा देखो 2 मेथड है, या तो पहले V के बाद T करो या T के बाद V करो। अगर दोनों मान समान आ गए तो बोलेंगे ये तो प्रेशर एक अवस्था फलन होता है। तो हमने वही काम किया। सबसे पहले हमने काम किया कि हमने dP अपॉन dV किया, मतलब पहले मैं V को कर रहा हूं। V को किया तो आपने पार्शियल अवकलन करने के बाद प्रेशर की वैल्यू कॉपी करी। प्रेशर की वैल्यू थी आपकी NRT अपॉन V, यहां पर मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब आपने आंशिक अवकलन सीखा होगा, और आंशिक अवकलन करने के बाद ये आपका तैयार हो गया। और ये आपकी जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, बोलेंगे जब आपने दाब को अवकलन किया है V के सापेक्ष। अगर मैं इसको दोबारा से अवकलन कर देता हूं T के सापेक्ष, तो आपने कहा लाइन नंबर 2 हो गई। चेक करो, क्या आप इसको भी कर सकते हैं अवकलन, कि अगर मैं इसको अवकलन करता हूं T के सापेक्ष, तो मैंने ऊपर का डेटा नीचे लिखा, और अवकलन करने के बाद मेरी जो वैल्यू आ गई वो आ गई -NR अपॉन V स्क्वायर। ठीक है भाई, हमने इस सब को डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद कहा कि एक बार हमें और करना रहेगा चीजें समझने के लिए। तो उन्होंने कहा अभी तक तो आप लोगों ने कवर क्या किया था कि पहले आपने V के सापेक्ष किया, फिर T के सापेक्ष किया। अब मुझे सेकंड स्टेप में, जो कि रेड पेन से मैं बता रहा हूं, पहले T करना है और फिर V करना है। चेक करो, पहले आपने दाब को किसके सापेक्ष अवकलन किया है, बोलेंगे T के, और T के बाद आपने T के सापेक्ष अवकलन करने के बाद आपका फॉर्मूला बन गया NR अपॉन V। अब T के बाद में आपने अवकलन किया ब्लू पेन से V के सापेक्ष, और V के सापेक्ष जब आपने अवकलन किया तो अवकलन करने के बाद ये भी वैल्यू यही आ गई। इसका मतलब चाहे आप V के बाद T करें या T के बाद V करें, क्या दोनों केसेस में जो फॉर्मूला बना है वो आपका वही बना है -NR अपॉन V स्क्वायर। तो V के बाद T चलो या T के बाद V चलो, अगर आपका आंसर सेम आ जाता है तब आप बोलेंगे कि भाई ये तो एक अवस्था फलन है, मतलब स्टेट फंक्शन है। हाँ, ये याद नहीं करना हो तो ध्यान रखना, कभी आप याद करने लग जाएं। दूसरा जो हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को याद करना है, वो केवल इतना याद रखना है कि पथ फलन कौन से होते हैं केमिस्ट्री में, तो बोलेंगे एक कार्य और दूसरा ऊष्मा। अगर कार्य पथ फलन नहीं होता तो कितना अच्छा होता, जिम में जाइएगा, डंबल उठाएगा, उठाया और नीचे रख दिया, टोटल वर्क 0, तो जिम वाले तो बेचारे बर्बाद हो जाते कि आप बॉडी कैसे बनाओगे। आप चाहे ऊपर उठाएं या नीचे उठाएं, आपने वर्क किया है, ऑलवेज अगेंस्ट वर्क किया है। तो जिम जाना बेनिफिशियल होता है, वो उसमें वर्क 0 नहीं होता कि आप गए और वापस आ गए, आपने टोटल वर्क कितना किया, 0, बेकार हो गए, ऐसा नहीं होता। तो ये उम्मीद करते हो कि आपने 3 या 4 प्रॉपर्टी आपने काफी ज्यादा सीख ली होगी। और चलते हैं आगे आगे, जो ऐसा लगता है कि आप लोगों को सभी चीजें आती हैं। एक दो बुक मैंने स्टडी कर रहा था, उसमें फंडामेंटली ही मिस्टेक दी गई है, आप अपनी बुक को देख सकते हैं। अगर आप बोलते हैं समतापी, तो समतापी के लिए डेल्टा टी अगर 0 है, तो डेल्टा टी अगर 0 तो समतापी नहीं बोल सकते। हाँ, समतापी है
तो डेल्टा टी बोल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं यहाँ से 25 डिग्री सी करता हूँ और बीच रास्ते में मैं मान लीजिएगा 90 डिग्री सी ले जाके 25 डिग्री सी दोबारा से वापस आता हूँ, तो समतापी बोलता है पूरे रास्ते में आपका टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। अगर कहीं रास्ते में हल्का सा भी टेम्परेचर बदल गया तो वो समतापी प्रक्रम नहीं होगा। तो डेल्टा टी कभी भी नहीं बताता कि वो समतापी। डेल्टा टी क्या बताता है? फाइनल माइनस इनिशियल का अंतर बताता है। सिमिलरली समदाबी, समदाबी में बोलेंगे कि पूरे रास्ते में दाब कैसा रहना चाहिए? नियत। सम आयतनी में आयतन रहना चाहिए नियत। रुद्रोष्म प्रक्रम बड़ा प्यारा प्रक्रम होता है ये, आईआईटी का तो बहुत फेवरेट चलता है। और इसमें ऊष्मा होनी चाहिए 0। ऊष्मा, ऊर्जा नहीं, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E और ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q। नॉर्मली कुछ लोग फॉरेन ऑथर वाले बोलते हैं कि Q का सिंबल कैपिटल नहीं लिखना चाहिए, लेकिन कुछ फिजिक्स की बहुत अच्छी फेमस बुक है जो कि लिखी गई है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर में, उन्होंने अपनी बुक में कैपिटल Q भी लिखा है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आपसे एडवाइस है कि आप अगर स्मॉल q लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, कुछ बुक में मैंने ऐसा भी देखा कि डेल्टा q लिखा हुआ है। डेल्टा लिखना फंडामेंटली गलत है, क्योंकि डेल्टा बताता है इनिशियल माइनस फाइनल, जबकि ये एक अवस्था फलन नहीं है, ये पथ फलन है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो स्टडी करना तो पड़ेगा। अब आपको चक्रीय प्रोसेस, जहां से चले थे वहां पर वापस आ गए तो चक्रीय बोलेंगे, और चक्रीय में डेल्टा ई, डेल्टा जी, ये सभी चीजें 0 होती हैं। अभी आपको एडवांस वर्जन के लिए बताया गया था कि अगर मैं बोलता हूं समदाबी प्रक्रम, तो समदाबी का मतलब होता है प्रेशर रास्ते में नियत रहना चाहिए, कहीं पर भी नगण्य चेंज नहीं होना चाहिए। नगण्य चेंज नहीं होना चाहिए तो इनिशियली और फाइनली में भी 0 होना चाहिए, तब आप इसे बोलेंगे समदाबी प्रक्रम। समदाबी का मतलब है पूरे रास्ते दाब समान होना चाहिए। अगर आप रेड वाले की बात करने लगे तो रेड वाले में क्या लिखा हुआ है? फाइनल और इनिशियल सेम है। अगर दोनों जगह दाब समान बना हुआ है, आपका समान दाब पर बना हुआ है, तो इस केस में डेल्टा पी तो 0 हो गया, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ फाइनली और इनिशियली में। लेकिन आप इसे समदाबी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि समदाबी का तो मतलब है कि पूरे रास्ते में आपका जो दाब है वो नियत रहना चाहिए था। परफेक्ट है, आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ मैटर या गैसीय अवस्था आपको पढ़नी चाहिए, और बाद में हाँ, एडवांस वाले बच्चों को तो पहले ही कवर कर दिया जाता है ये चीजें, कि जो ग्राफ होता है ये होना चाहिए xy इक्वल टू सी स्क्वायर, जिसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा आपको अलग से। तो अगर आपका इस पूरे रास्ते में दाब समान रहा है तो बोलेंगे आइसोदाबी हो गया। आइसोदाबी का मतलब समदाबी हो गया। अगर आप पर्टिकुलर बात करें इस ग्राफ की, तो यहाँ पर आयतन समान हो गया, तो आपका हो गया यहाँ पर कौन सा? बोलेंगे सम आयतनी। और हाइपरबोला जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये पर्टिकुलर डायग्राम बनता है समतापीय। तापीय बहुत प्यारा ग्राफ बनता है समतापीय का, और जितनी स्टडी करें कम है। एडवांस वर्जन पर बताएगा, खुद से क्वेश्चन पूछे अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय क्या होता है। एक बार कंपटीशन यहाँ पे पूछ चुका कि उत्क्रमणीय प्रक्रम को क्या रिवर्स कर सकते हैं, मतलब उत्क्रमणित कर दे सकते हैं। बोलेंगे आप दोनों को कर सकते हैं, चाहे वो अनुत्क्रमणीय हो या उत्क्रमणीय। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है कि यही वर्ड हमने सुना था अभिक्रियाओं में, एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे दूध में अगर आपने पानी मिला दिया तो उसे हीट करके दोबारा से दूध कवर किया जा सकता है, रिकवर कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। लेकिन अगर दूध में आपने नींबू डाल दिया और एक बार वो फट गया तो वो उसे रिवर्स नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ये अभिक्रिया नहीं, ये प्रक्रम। तो बोलेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वो होता है जिसे बहुत ही धीरे धीरे अगर करवाया जाएगा तो बोलेंगे उत्क्रमणीय, और अचानक से करवाया जाएगा तो बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। बोलेंगे ये कैसे है? मान लीजिए आपका एक पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर आपने 5 किलो का पत्थर रख दिया, तो पिस्टन नीचे आएगा। पिस्टन नीचे आएगा तो कम टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? बोलेंगे बहुत कम टाइम में नीचे आएगा।
अगर आपसे बोला जाए इनिशियली मतलब प्रारंभिक और अंतिम के बीच में नगण्य दाब के परिवर्तन करने से क्या रिवर्स हो सकता है? बोलेंगे नहीं, चूंकि वो तो हाई स्पीड से चल रहा है। बुलेट ट्रेन में अगर कोई पर्टिकुलर एक कोई भी बॉक्स ट्रेन से बाहर फेंक देता है तो क्या उसकी स्पीड में चेंज होगा या नगण्य चेंज होगा? बोलेंगे नगण्य चेंज होगा। तो नेग्लेजिबल नगण्य परिवर्तन करने से अगर कोई रिवर्स हो जाए, उल्टी डायरेक्शन में चलने लगे, तो आप बोलेंगे कि वो प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम है। दोबारा समझिएगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको समझाऊं, टॉपिक डिफिकल्ट है। इस डायग्राम में ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर पर एक 5 केजी का पत्थर रखता हूं और वो 1 सेकंड के अंदर पत्थर नीचे आ जाता है, पिस्टन को नीचे लेकर आ जाता है, क्या बताएगा इसके बीच में जब वो यहां पर था, यहां से यहां के बीच में क्या पिस्टन आपको चलता हुआ दिखाई देगा? आप बोलेंगे बिल्कुल चलता हुआ दिखाई देगा। पिस्टन पर पत्थर रखा, पिस्टन नीचे आ गया। अगर मैं इस पर्टिकुलर से एक डस्ट पार्टिकल ऊपर कर देता हूं, हटा देता हूं, डस्ट पार्टिकल या सैंड पार्टिकल, तो क्या कभी पिस्टन ऊपर आएगा या पिस्टन नीचे ही चलता रहेगा? बोलेंगे नीचे चलेगा, क्योंकि पिस्टन के नीचे चलने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेशन में बोला गया कि जो नगण्य से परिवर्तित ना हो सके उसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब है परिवर्तन करना है, लेकिन कितना? बोलेंगे नगण्य। ये नगण्य वर्ड आपको आना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। अब बात करते हैं रिवर्सेबल या उत्क्रमणीय क्या होता है। अगर मुझे यहाँ पर मिल जाए, मान लीजिएगा 100 ईयर मिल जाए मुझे, अच्छा 100 साल में, और मैं 100 साल के ऊपर रोज एक सैंड पार्टिकल रखने लगूं, एक हल्का सा कण रखने लगूं, तो क्या 100 साल के बाद पिस्टन नीचे चला जाएगा? बोलेंगे बिल्कुल चला जाएगा। क्या पिस्टन कभी भी जाता हुआ दिखाई देगा? बोलेंगे कभी दिखाई नहीं देगा। वो मुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि वो सेम कंडीशन पर, लेकिन वो चल रहा है। मान लीजिए 50 साल के बाद आपको ऐसा लगे कि इस पिस्टन में से एक सैंड पार्टिकल वापस हटा दो, तो क्या पिस्टन उसके बाद भी नीचे जाएगा या पिस्टन ऊपर चला जाएगा? तो जब वो पिस्टन नगण्य से चल रहा है, तो अगर आपने एक सैंड पार्टिकल डाल दिया तो वो नीचे आ जाएगा, एक सैंड पार्टिकल आपने हटा दिया तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब नगण्य कण के बदलने से वो ऊपर नीचे जा सकता है, और जो ऊपर नीचे जा सके नगण्य के चेंज करने पर उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। किसी दिन गुस्सा आ जाए और आप कहने लगी मैं तो इसको भी ऊपर उठाऊंगा और इसको भी, पूरे सैंड पार्टिकल को ऊपर उठाऊंगा, तो दोनों पिस्टन ऊपर ही आ जाएंगे। इसका मतलब दोनों प्रक्रम आप दोबारा यूटर्न ले सकते हैं, लेकिन परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको यूटर्न नहीं लाना, आपको नगण्य परिवर्तन करने के बाद ऊपर लाना है। तो नगण्य परिवर्तन करने से जो बदल जाए उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय, और जो नगण्य परिवर्तन करने से ना बदले उसे बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। चेक करो क्या ये क्लियरली लिखा है। लिखा है वह प्रक्रम जिसमें निकाय तथा परिवेश सभी अवस्थाओं में साम्यावस्था में नहीं होते, क्योंकि वो स्टार्टिंग में होता है और अंत में होता है, बीच में तो चलता हुआ रहता है। और नगण्य परिवर्तन करने से जिसे उत्क्रमणित नहीं किया जा सके उसे आप बोलते हैं अनुत्क्रमित प्रक्रम, और नगण्य परिवर्तित से आपने अगर उसे बदल दिया तो बोलेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम। सोचिएगा, समझिएगा, चूंकि इस पर्टिकुलर पर चैप्टर 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आपने हल्का सा वर्ड को उत्क्रमणीय को कर दिया अनुत्क्रमणीय, तो आपका आंसर बदल जाएगा। बाइक आपने तेज चलाई तो आपका एवरेज अलग आएगा, बाइक आपने स्मूथ चलाई तो आपका बाइक का एवरेज अलग आएगा, ध्यान रखना। तो 3 चैप्टर हमारे बहुत डिफिकल्ट है, थर्मोडायनेमिक्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री, और कभी कभी कुछ लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम भी, जब आप बफर सॉल्यूशन पढ़ते हैं उसके बाद में, इंडिकेटर सूचक, तो वहां पर आपको थोड़ा सा टेंशन रहेगा, और इसीलिए इस चैप्टर में काफी ज्यादा डिमांड आई थी, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ चीजें। अरे एक सुंदर सी लेडी को देखा और हम इसे रोज देख रहे हैं, क्या आपको डेली बेसिस पे एक एक घंटे के बाद इसकी स्किन चेंज होती हुई दिखाई देगी या चेंज नहीं दिखाई देगी? बोले मुझे तो ऑल टाइम एक जैसी ही लग रही है। इसका मतलब इसमें एक्चुअली में परिवर्तन तो हुआ स्किन में, लेकिन वो परिवर्तन मैं देख नहीं सकता। जो चीज आप देख ना सकें
उसे बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक मतलब ये रुकी हुई है लेकिन एक्चुअल में रुका हुआ नहीं है, वो लगातार बदल रहा है। एक छोटे बच्चे की हाइट देखो, आप 1 घंटे बाद देखो कि मेरे बेटे की हाइट बढ़ी है, बोलेंगे जैसा वो पहले था आज भी वैसा ही है। लेकिन अगर आप लगातार ईयर टू ईयर देखने लगे तो बच्चों की हाइट बढ़ती है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देती। सिमिलरली मैं भी एक बार मॉर्निंग वॉक पे गया और सोचा चलो फूल को खिलते हुए देखते हैं। तो जब मैंने फूल को देखा तो 4-5 घंटे के बाद मुझे वो खिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो मैं देख नहीं सकता प्रैक्टिकली कि वो ओपन हो रहा है। अब बात करते हैं पीवी वर्क। हम लोग वर्क की बात नहीं करेंगे, हम केवल पीवी वर्क की बात करेंगे, मतलब कार्य की बात करेंगे। एक बार आईआईटीजे ने क्वेश्चन पूछा था कि इस टाइप का उन्होंने पिस्टन बना दिया था। अब पिस्टन में बोला था कि बताओ बाहर 180 है तो अंदर कितना होगा। तो कई बार जब आप एडवांस की बात करते थे 98 से पहले हमारा पेपर सब्जेक्टिव आता था, 98 के बाद हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव आने स्टार्ट हो गए। तो कई बार जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो नो डाउट आप बोलते हैं कि बाहर से फोर्स लगा और अंदर से फोर्स लगा, लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने ये भी बोला था कि जब मैंने नहीं बोला कि पिस्टन मासलेस है तो आपने mg क्यों नहीं लिखा। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी ने क्या किया, उसके डायग्राम को ही चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद कहा कि डायग्राम मैंने ये कुछ हॉरिजॉन्टल बना दिया। हमने कहा जी हॉरिजॉन्टल से क्या फर्क पड़ेगा, बोलेंगे इतना तो अब हमें पता है कि अगर आप डायग्राम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो इस पर्टिकुलर पिस्टन में mg नीचे रहेगा। इसका मतलब बोल सकता हूं कि जितना भी बाह्य दाब होगा उतना ही आंतरिक दाब होगा। कंडीशन अप्लाई, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो पिस्टन है वो उसमें घर्षण नहीं है। घर्षण मतलब फ्रिक्शन नहीं है। तो इतना माइन्यूट सा क्या आपने कभी पहले सोचा था? अगर सोचा था तो बहुत अच्छी बात है, आप रियल में आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर हमने अपना फिजिक्स लगाई कि हमने कहा वर्क अगर बात करने लगे तो वर्क में डॉट आता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपने सुने होंगे, हम उतना स्टडी नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि बल, और अगर आप बल की डायरेक्शन में ही मूव करवाते हैं इस डायरेक्शन में तो आप ये सीधा बोल सकते हैं कि जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। दोनों तरफ आपने अंश और हर में ए से मल्टीप्लाई किया और पता होगा एफ अपॉन ए मतलब दाब अपॉन जो फलन होता है या क्षेत्रफल होता है उससे आपका दाब आ गया। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये फिजिक्स में यूज करते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी हम बात इंटरनल नहीं करते, हम बाहर से करते हैं। एक का दाब अंदर से है, दूसरे का दाब बाहर से है। तो हम लोग जब बाहर से स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC तो हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देते हैं। ध्यान रखना, ये याद होना बहुत जरूरी है कि केमिस्ट्री में वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल मतलब बाह्य दाब इंटू dV, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। ये फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। अब चैप्टर का हमारा जो टॉपिक बचता है वो बचता है आपका प्रसार। प्रसार का मतलब होता है कि जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो बोलेंगे dV होगा धनात्मक, और dV अगर धनात्मक हो गया तो सोचेगा ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब आप इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव आते ही पिस्टन ऊपर गया, इसका मतलब निकाय ने काम किया है, तो लिखा जाएगा निकाय द्वारा किया गया कार्य। कई बार आईआईटी इस छोटे से वर्ड पर क्वेश्चन पूछ लेती है, निकाय द्वारा या निकाय पर। ये उम्मीद करते हुए कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया तो बार बार आपको रीड करना पड़ेगा, टॉपिक डिफिकल्ट है। इसके बाद अगर बात करें संपीड़न, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड है, इसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। अगर आप पिस्टन को नीचे लेके आते हैं तो किसी ने पिस्टन पे काम किया है, इसका मतलब निकाय पर काम हुआ है, और निकाय पर काम हुआ है तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा निकाय पर। अगर पिस्टन पर काम करेंगे तो पिस्टन नीचे आएगा, आयतन कम होगा तो dV नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 में चेक कीजिएगा, ऊष्मा सब कुछ ऊष्मा ही चल रही है, जिसे आप CPCV बोलते हैं। ये सब कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर आप पर्टिकुलर केवल और केवल नीट और IIT JEE की मेन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सब को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना चाहिए।